अच्छा जी। आवाज आ रही है मेरी सबको? ठीक है। अच्छा। अच्छा डॉक्टर नुराशा, वो उसका क्वेरी आपकी क्लियर हो गई है कि रेडिएशन डोज से हम कैसे वॉक्सल साइज कम कर लेते हैं? लेट मी सी, डॉक्टर नुराशा हमारे साथ वापस आई भी हैं या नहीं? ठीक है, चलें। अच्छा, स्कैटर की स्लाइड के बारे में कोई पूछ रहा था। स्कैटर, चले मैं जल्दी से वो कर लेता हूँ। स्कैटर में देखिए, मैंने आपको कहा ना कि स्कैटर बेसिकली इसलिए अराइज करता है, ये कोन बीम की अपनी एक इनहेरेंट डिफेक्ट है कि ये एक्सरेज प्रोड्यूस कर रहा है इन वेरी डिफरेंट डायरेक्शंस। ठीक है, ये सिर्फ पैरेलल एक्सरेज नहीं प्रोड्यूस कर रहा है, ये डाइवर्जेंट एक्सरेज प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, तो ये डाइवर्जेंट एक्सरेज जो हैं ये भी आपके बॉडी की टिश्यू के साथ इंटरैक्ट कर रहे होते हैं। हो सकता है कि वो आपके फील्ड ऑफ व्यू के बाहर ही हों, ठीक है ना, लेकिन वो क्योंकि जनरेट इस तरह हुए हैं कि वो डाइवर्जेंट से होते हैं, तो वो फिर भी आपकी बॉडी में से गुजर के डिटेक्टर्स तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो ये जो है डिटेक्टर्स पे आ जाते हैं, तो इसकी वजह से ये स्कैटर जो है आपको या नॉइज जो है ये आपको इस पे नजर आता है, सीबीसीटी उस पे। ठीक है, तो एक अब ऑब्वियसली अब आप कोन बीम को तो वो नहीं कर सकते ना, रिड्यूस तो नहीं कर सकते कि ये कोन इसका हम छोटा कर दें या वो कर दें। एक तरीका ये भी है कि आप हम इस कोन का साइज थोड़ा छोटा कर दें, लेकिन इससे ऑब्वियसली फिर आपका फील्ड ऑफ व्यू जो है वो छोटा हो जाएगा। अगर आपको छोटा ही फील्ड ऑफ व्यू चाहिए फिर तो कोई मसला नहीं है। दूसरा हल आपके पास ये होता है कि आप हाई डेंसिटी या हाई एनर्जी एक्सरेज जनरेट करो बाय इंक्रीजिंग द वोल्टेज एंड एम्पेरेज। ठीक है, तो जब आप हाई वोल्टेज के वो जनरेट करोगे, एक्सरेज जनरेट करोगे, तो वो ऑटोमेटिकली जो है अपना स्कैटर या वो नॉइज जो है वो अपना कम कर देते हैं। ठीक है ना, तो दिस इज एन हेयर, ये प्रॉब्लम जो है ये आपके सीटी, कन्वेंशनल सीटी स्कैन में भी होता है। दिस इज नॉट जस्ट अ प्रॉब्लम ऑफ सीबीसीटी। ठीक है, तो अच्छा, एनी हाउ आई होप स्कैटर जो है क्लियर हो गया है। कोन बीम इफेक्ट की तरफ आ जाते हैं। व्हाट इज बेसिकली कोन बीम इफेक्ट? इसमें अगर आप अगेन गौर से देखें तो एक्सरे बीम जो है ना ये आपको रफली, आपको आप कह सकते हो कि बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ही निकली हुई है। ठीक है, लेकिन अगर आप कोन बीम को देखो एज कंपेयर टू दिस फैन बीम, तो आपके एक्सरेज के दरमियान एक एंगल बन रहा है। यहाँ ये कोन एंगल नजर आ रहा है सबको? दिस इज अ कोन एंगल ओवर हेयर। ठीक है, तो ये अपने कुछ आर्टिफैक्ट्स प्रोड्यूस करता है। एंड व्हाट आर दोज? दीज आर बेसिकली प्रोड्यूस ड्यू टू द डाइवर्जेंस। जो है ना ये कोन एंगल की वजह से आर्टिफैक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं। तो इसकी वजह से नॉइज प्रोड्यूस होती है, डिस्टॉर्शन एंड स्ट्रीकिंग आर्टिफैक्ट्स होते हैं। तो अब लेट्स सी कि वो आर्टिकल्स, ये आर्टिफैक्ट जो हैं दिखते किस तरह हैं। एक नॉइज और स्कैटर तो मैंने आपको पिछले उसमें दिखा दिया, बाकी जो आर्टिफैक्ट्स हैं लेट मी शो यू दोज। ये एक नॉर्मल टॉर्च है ना, अब आप एक टॉर्च को कमरे में रख दोगे तो इसमें आप गौर करें, ये जो सेंट्रल वाला पोर्शन है ये कितना ब्राइट है। ठीक है, इट मींस द मेजॉरिटी ऑफ योर एक्सरेज आर फोकस्ड ओवर हेयर। ठीक है, हाई एनर्जी जो बीम्स है ना आपकी बिल्कुल सेंटर में होती हैं। और अगर आप साइड्स पे देखो तो साइड वाला एरिया भी वाइट है, लेकिन एज कंपेयर टू द सेंट्रल जोन ये उससे काफी ज्यादा लेस डिम है। ठीक है, तो कोन बीम इफेक्ट क्या है? कोन बीम इफेक्ट ये है कि बेसिकली जो एरिया आपका सेंटर ऑफ द स्कैन होगा ना, दैट विल रिसीव द मोस्ट पावरफुल एक्सरेज और द बेस्ट एक्सरेज, जो स्ट्रेट एक्सरेज हैं वो उनको रिसीव कर लेगा। एंड जो उस फील्ड ऑफ व्यू के साइड पे एरिया है वो जो है ज्यादातर लाइट वैल्यू वाली रेडिएशंस को, एक्सरे बीम्स को रिसीव करेगा। ठीक है, तो मतलब बेस्ट रिजल्ट आपको सेंटर में मिलेगा, और जो साइड वाले जो टिश्यूज हैं उसमें आपको, क्योंकि ज्यादा अच्छी क्वालिटी एक्सरेज उसके थ्रू नहीं गई हैं, तो उस एरिया में आपको प्रॉब्ली आर्टिफैक्ट्स मिलेंगे। ठीक है, तो आर्टिफैक्ट्स किस तरह होंगे? लेट्स सी। अब ये लेट सपोज आप मैक्सिलोफेशियल एरिया को स्कैन कर रहे हो। ठीक है, लेट सपोज आपने सिर्फ ये
इस एरिया को स्कैन करना था, नेजल बोन, ये फ्रंटल साइनस एरिया एंड दिस एंटीरियर मैक्सिलरी डेंटो एल्वियोलर सेगमेंट। तो अब आप देखो ब्राइटेस्ट लाइट कहाँ है, और द बेस्ट एक्सरेज वो बिल्कुल सेंटर से गुजर रहे हैं, ठीक है। तो इट मींस के जहां आपको ये बिल्कुल थिक ब्लू लाइन नजर आ रही है ना, तो ये इस एरिया में सबसे बेस्ट इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी, इस एरिया में भी आपको बेस्ट इंफॉर्मेशन मिलेगी, और इस एरिया में भी आपको बेस्ट इंफॉर्मेशन मिलेगी। लेकिन जहां आपको लाइट ब्लू लाइंस नजर आ रही हैं, जोन्स नजर आ रहे हैं, इसमें आपको कुछ ना कुछ आर्टिफैक्ट्स जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। अब इसको देख लें। सेंटर में जो है आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी खासी ठीक नजर आ रही है, इस एरिया में भी ठीक है क्योंकि ये सारा वो सेंटर वाला एरिया था। लेकिन ये कौन नजर आ रहा है आपको, ये एक ब्लैक ट्रायंगल ये आपको नजर आ रहा है, ये एक यहाँ है और एक आपको यहाँ मिलेगा, और एक छोटा सा आपको ये भी शायद नजर आ रहा होगा, ये जो मेरे कर्सर के साथ है, ठीक है। ये 3 एरियाज में आपको ट्राइंगल्स आपको मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो आर्टिफैक्ट्स आपको नजर आ रहे हैं ना, ये आपको क्यों डार्किश से नजर आ रहे हैं एज कम्पेयर टू द रेस्ट, आप समझोगे कि यहाँ शायद कोई पैथोलॉजी या कुछ है। दिस इज नॉट पैथोलॉजी, दिस इज कॉल्ड द कोन बीम इफेक्ट, कि सेंट्रल वाला एरिया जो है वो हमेशा अच्छी तरह स्कैन होके आ जाता है, एंड पेरिफेरी वाला एरिया जो है वो उसमें आपको इस तरह शैडो वाले डिफेक्ट्स आपको या आर्टिफैक्ट्स आपको मिलते हैं, ठीक है। सो दीज आर स्ट्रीक आर्टिफैक्ट्स ऑफ प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द कोन बीम इफेक्ट, ठीक है। एंड सेंट्रल वाला एरिया देख लें वो बिल्कुल ठीक ठाक है, सही है। सो आई होप कोन बीम इफेक्ट इज क्लियर। अच्छा, लेट्स गो टू प्रोसीजर रिलेटेड आर्टिफैक्ट्स। प्रोसीजर रिलेटेड आर्टिफैक्ट्स में सबसे पहले आपका होता है अंडर सैम्पलिंग। अब आप ये सोचोगे कि भाई व्हाट इज अंडर सैम्पलिंग, क्या चीज होती है। अंडर सैम्पलिंग एक टेक्निक है जिससे हम रेडिएशन डोज कम कर देते हैं टू द पेशेंट, ठीक है, कि पेशेंट को रेडिएशन डोज ना मिले, क्योंकि हमें जो है एक स्पेसिफिक एरिया से इंफॉर्मेशन चाहिए, जो जिससे जो आप स्मॉल फील्ड ऑफ व्यू से शायद गैदर कर सकते हो, ठीक है। अंडर सैम्पलिंग से आपका ये होता है कि आप सारे पेशेंट को स्कैन नहीं करते हो, मतलब इंस्टेड ऑफ 360 डिग्री स्कैन हो सकता है आप 180 डिग्री स्कैन कर दो, ठीक है। या आप जो है स्कैन का टाइम कम कर देते हो, ठीक है, ताकि पेशेंट में के हिलने की वजह से मोशन आर्टिफैक्ट ना प्रोड्यूस हो, ठीक है। जब आप स्कैन टाइम कम कर दोगे तो यू आर गिविंग लेस टाइम फॉर द मशीन टू पिक एंड रिसीव द डेटा, ठीक है। जितना टाइम आप मशीन को ज्यादा दोगे उतना ज्यादा डेटा वो रिसीव करता है, जितना कम टाइम आप दोगे साइकिल के लिए तो उतना ही वो कम इंफॉर्मेशन गैदर करता है फ्रॉम द डिटेक्टर्स, ठीक है। तो दिस वी यूजुअली यूज जब आपने पेशेंट को रेडिएशन डोज कम देना होता है, या अगर कोई बच्चा है वो बार बार हिल जुल रहा है, वो 5-10 वो 40 सेकंड नहीं खड़ा हो सकता मशीन में, तो उसे हम कह देते हैं कि भाई चलो ठीक है, वील डू अंडर सैम्पलिंग। इतना होगा कि हम इंफॉर्मेशन कुछ ना कुछ ले लेंगे कि हमें आइडिया हो जाएगा, ठीक है। या कोई एजेड पेशेंट है, उसको पार्किंसंस है, वो है ही कैन नॉट स्टे स्टिल, तो आप 5 सेकंड के लिए हो सकता है उसको वहां खड़ा करवा दो, 5 सेकंड में वो जल्दी से स्कैन कर लेगा एंड विल टेक द इमेज, ठीक है। तो ठीक है, रेडिएशन डोज इससे कम हो गया, मोशन आर्टिफैक्ट्स की आपने रिड्यूस कर दिए, लेकिन सिंस आप ज्यादा डेटा ले नहीं रहे हो, आपके पास इमेज ज्यादा क्लियर नहीं आती है, ठीक है। इमेज में नॉइज ज्यादा होगा, ठीक है, इमेज विल नॉट बी वेरी क्लियर, ठीक है। तो एंडो के लिए, इन चीजों के लिए, स्मॉल फील्ड ऑफ व्यू वाले जहां आपको ज्यादा डिटेल चाहिए होती है, उसके लिए आप अंडर सैम्पलिंग नहीं कर सकते हो, इट विल नॉट गिव यू एनी इंफॉर्मेशन। लेकिन लेट सपोज आप एक बच्चे में कर रहे हो कि भाई एक इम्पैक्टेड के 9 है, वो कहाँ पड़ा हुआ है, तो वो अंडर सैम्पलिंग के थ्रू आप यू कैन डोज भी बच्चे को कम दे दोगे, एंड उसकी मोशन आर्टिफैक्ट जो है उसकी रिडक्शन भी आप कर लोगे, ठीक है। तो दिस इज अप टू यू एक्चुअली, ये मशीन का इतना वो नहीं है, दिस इज अप टू यू कि आप अंडर सैम्पलिंग करना चाहते हो या नहीं करना चाहते। सो इट विल कॉज शार्प एजेस, मिस रजिस्ट्रेशन, नॉइजियर इमेजेस, ठीक है ना। एंड इसमें एक और आर्टिफैक्ट प्रोड्यूस होता है व्हिच इज कॉल्ड एलियासिंग, ठीक है। तो ये कैसे नजर आता है, ये अब वैसे ही मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ अंडर सैम्पलिंग की। ये जो ऊपर आपको इमेज नजर आ रही है, दिस इज ऑफ कन्वेंशनल, आपने प्रॉपर पूरे टाइम के साथ स्कैन लिया है पेशेंट का, ठीक है। तो उसमें देखें आपको टीएमजे, कंडाइल वगैरह बहुत प्यारी तरह नजर आ रहे हैं, ठीक है।
एंड अगर इसमें आप देख लें तो इसमें भी रिलेटिवली आपको वही इंफॉर्मेशन नजर आ रही है, इसमें आपको सिर्फ बोनी ट्रेबिकुली वगैरह ये चीजें नहीं नजर आ रही हैं आपको, ठीक है। तो अगर आपने सिर्फ टीएमजे को एवेल्युएट करना था तो यू डोंट नीड टू सी द ब्यूटीफुल ट्रेबिकुली एंड एवरीथिंग, ठीक है। इवन दिस इज डायग्नोस्टिकली एक्सेप्टेबल। तो दिस इज अ कन्वेंशनल इमेज एंड दिस इज एन बी जो है आपकी, दिस इज एन अंडर सैंपल्ड इमेज, ठीक है। यू गेट डायग्नोस्टिकली एक्सेप्टेबल चीज, वो आपको मिल जाएगी, लेकिन यू जस्ट लूज द डिटेल, ठीक है, बिकॉज ऑफ अंडर सैम्पलिंग। तो ये एलियसिंग आर्टिफैक्ट्स में आपको क्या कहा था, ये देखें, अब सेंटर वाला आपने स्कैन जल्दी लिया है ना, तो द डिटेक्टर्स वर नॉट एबल टू गेट ऑल द इंफॉर्मेशन, तो आपको ये एक्सरे में लाइंस लाइंस नजर आ रही होंगी, ठीक है। तो ये जो लाइंस लाइंस है ना, इनको हम एलियसिंग आर्टिफैक्ट्स कहते हैं, ठीक है। दिस हैपेंस बिकॉज ऑफ अंडर सैम्पलिंग। अच्छा, कमिंग टू मोर प्रोसीजर रिलेटेड आर्टिफैक्ट्स, इसमें आपको रिंग आर्टिफैक्ट्स भी नजर आ सकते हैं। रिंग आर्टिफैक्ट्स इसलिए होते हैं कि जो आपका डिटेक्टर होता है उसमें मल्टीपल, एक पीस नहीं होता, बेसिकली इट इज कंपोज्ड ऑफ टेंस एंड हंड्रेड्स ऑफ डिटेक्टर्स। तो डिटेक्टर्स क्या करते हैं, दे आर सपोज टू हार्नेस ऑल द इंफॉर्मेशन एट द सेम टाइम। तो अगर इसमें से डिटेक्टर में से एक या दो खराब हो गए, वो एक टाइम पे इंफॉर्मेशन नहीं हासिल कर पा रहे हैं ड्यू टू वेरियस रीजंस, तो दैट विल प्रोड्यूस अ रिंग आर्टिफैक्ट, ठीक है। तो हाउ विल दैट लुक, इट विल लुक लाइक दिस, ठीक है। अब इसमें देखें, ये इतना बड़ा सर्कल आपको नजर आ रहा है, दिस इज अ ह्यूज सर्कल ओवर हेयर। तो ये अब आपको पता है दिस इज नॉट पार्ट ऑफ द नॉर्मल एनाटमी, ठीक है। तो इतना बड़ा रिंग आर्टिफैक्ट जो है वो बन गया है पेशेंट में, ठीक है। सो दिस इज ड्यू टू मिसकैलिब्रेटेड डिटेक्टर्स, या आपके डिटेक्टर्स खराब हो गए। इसको आप वोल्टेज ज्यादा करने से, एम्पेरेज ज्यादा करने से ठीक नहीं कर सकते हो, ठीक है। ये ये इसके लिए आपको वो क्या, जो डिटेक्टर है उसकी दोबारा कैलिब्रेशन करनी पड़ेगी, या बंदे को, कंपनी वाले को बुलाएंगे कि भाई इस मशीन ले जाओ, इसको ठीक करो, डिटेक्टर इसमें दो खराब हो गए, एंड आई एम कंटिन्यूसली गेटिंग दीज आर्टिफैक्ट्स इन माय स्कैन्स। अच्छा, देन इंट्रोड्यूस्ड आर्टिफैक्ट्स में हमारे पास आता है बीम हार्डनिंग का। बीम हार्डनिंग जो है ये इंट्रोड्यूस होती है ड्यू टू आपके मेटल वगैरह अगर मौजूद होता है ना आपके उसमें स्कैन में, सॉरी पेशेंट के मुंह में, तो यूजली उसकी वजह से बीम हार्डनिंग आर्टिफैक्ट होता है। एंड ये क्यों होता है, बीम हार्डनिंग इसलिए आपकी होती है क्योंकि एक जो आपकी एक्सरे बीम विच इज पासिंग थ्रू एन ऑब्जेक्ट, तो इफ इट इज अ मेटल ऑब्जेक्ट तो वो लो एनर्जी बीम्स को अपनी तरफ खींच लेगा, ठीक है। हाई एनर्जी बीम्स को वो छोड़ देता है, इट लेट्स इट गो थ्रू इट। तो बिकॉज यू आर लूजिंग बीम्स, तो उन बीम्स की लॉस की वजह से आपके कुछ एरिया स्कैन प्रॉपरली नहीं हो पाते, या उसकी इंफॉर्मेशन डिटेक्टर्स के पास नहीं जाती, ठीक है। तो जब इंफॉर्मेशन जाएगी नहीं तो वो एरिया आपको बिल्कुल ब्लैक नजर आएगा, ठीक है। तो इस बीम हार्डनिंग की वजह से आपके पास दो आर्टिफैक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं, विच इज वन ऑफ देम इज कॉल्ड कपिंग एंड अनदर वन इज कॉल्ड एक्सटिंक्शन और मिसिंग वैल्यू। तो बीम हार्डनिंग की मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ। ये ऊपर की इमेज जो आपको नजर आ रही है ना, आप देखें यहाँ जॉ में उसकी इम्प्लांट्स पड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये इम्प्लांट्स जो पड़े हुए हैं तो दे आर कॉजिंग, ये मेटल के बने हुए हैं, ठीक है। तो ये सारे लो एनर्जी जो बीम्स, एक्सरे बीम्स है, उसको उन्होंने खा ली है। तो अब इन्होंने उसको खा लिए, तो अब देखें बीच में जो बोन है वो आपको बिल्कुल ब्लैक नजर आ रही है, क्योंकि वो लो एनर्जी बीम्स वर नॉट अलाउड टू पास थ्रू दीज इम्प्लांट्स टू द बोन। अब वो बोन के थ्रू गए नहीं है, तो बोन की कोई इंफॉर्मेशन डिटेक्टर ने उठाई नहीं है, ठीक है। तो अब आपको लग रहा होगा जैसे इम्प्लांट्स फेल हो रहे हैं, ये तो रेडिलूसेंट है, क्योंकि इस एरिया में देखें बोन आपको ग्रेश नजर आ रही है, लेकिन इसमें बिल्कुल डार्क ऑलमोस्ट ब्लैकिश हो गई है। तो हाउ विल यू नो कि ये बीम हार्डनिंग की वजह से हुआ है या बाकी इम्प्लांट्स हैव लॉस्ट बोन। तो आपके सीबीसीटी सॉफ्टवेयर में बीम हार्डनिंग करेक्शन सॉफ्टवेयर मौजूद होता है। तो वंस यू अप्लाई दैट, तो आप वो क्या करता है, वो बीम हार्डनिंग के इफेक्ट को हटा देता है, एंड नाउ यू कैन सी कि नहीं यहाँ बोन बिल्कुल ठीक ठाक थी, ठीक है। देयर इज नो लॉस ऑफ बोन ओवर हेयर, ठीक है। अच्छा, देन कमिंग टू योर कपिंग आर्टिफैक्ट। कपिंग आर्टिफैक्ट क्या होता है, कपिंग आर्टिफैक्ट ये होता है कि जो आपके क्राउन्स वगैरह होते हैं, अमलगम फिलिंग्स वगैरह जो होती हैं, ये बेसिकली अगेन वही बीम हार्डनिंग की वजह से वो सारी एक्सरे बीम को अपनी तरफ खींच लेती है, सराउंडिंग टिश्यू के लिए वो नहीं छोड़ती, क्या कहते हैं, एक्सरे बीम नहीं छोड़ती है।
तो उससे जो है क्या हो जाएगा, कपिंग जो, उसे तो ये आपको ब्लैकिश एरियाज नजर आ जाएंगे जो आपको ये नजर आ रहे हैं, ठीक है। एंड दिस इज अगेन एन एग्जांपल ऑफ बीम हार्डनिंग। देखें इस एरिया में आपको लग रहा है जैसे पायलट में कोई लाइंस गुजर के जा रही हैं। सो दिस इज बीम हार्डनिंग। अब कपिंग में क्या होता है, कपिंग में ये होता है कि कपिंग आर्टिफैक्ट इज अ बिट ट्रिकी टू एक्सप्लेन, बट चले मैं फिर भी कोशिश कर लेता हूँ। कपिंग में ये होता है कि इफ यू अज्यूम कि एक सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है, आप अगर अपने इंडेक्स फिंगर और थंब से एक सर्कल बना दो, तो इससे अगर एक्सरे बीम जाएगी तो अगर बिल्कुल एज ऑफ द सर्कल से जाएगी तो वहाँ टिश्यू इतना ज्यादा नहीं है, ठीक है। तो वहाँ टिश्यू ज्यादा नहीं, तो इससे एक्सरे बीम आराम से निकल के चली जाएगी एंड इट विल गो टू द डिटेक्टर एंड इंफॉर्मेशन रीड हो जाएगी। जो बिल्कुल आपके सर्कल के मिड में से जो बीम जा रही होगी, अब देखें यहाँ बहुत ज्यादा टिश्यू मौजूद है, ठीक है, या यहाँ बहुत ज्यादा मेटल मौजूद है, तो वो सारी एक्सरे बीम को खा जाएगा, ठीक है ना। तो सारी एक्सरे बीम को खा जाता है, तो इससे क्या होगा कि आपका सेंटर जो एरिया है वो आपको ब्लैकिश सा हो सकता है नजर आ जाए, और इसकी जो पेरिफरीज हैं, जो बाउंड्री है, वो आपको बहुत ज्यादा लाइट नजर आ जाएंगी, ठीक है। तो इसमें अगर आप देखें इस पेरिफरी के एरिया जो है वो आपको एक तो ब्राइट तो नजर आ रहा है, इसकी बाउंड्री आप पता नहीं कर पा रहे हो कि भाई इसकी बाउंड्री खत्म कहाँ हो रही है, ठीक है ना। मेटल है तो मेटल ऑब्वियसली सेंटर में भी आपको वो नजर आएगा, ब्राइट ही नजर आएगा, लेकिन इसकी बाउंड्री आपको बिल्कुल नजर नहीं आ रही कि इसकी बाउंड्री पे कहाँ स्टार्ट हो रही है, कहाँ खत्म हो रही है, ठीक है। बाउंड्री इसकी जरा इल डिफाइंड सी है, तो दैट इज कॉल्ड एज कपिंग, ठीक है। सेंटर में बीम जो है वो सारी एब्जॉर्ब हो जाएगी, तो सेंटर वाला एरिया जो है वो डार्क नजर आएगा, क्योंकि वो उससे वो जो एब्जॉर्ब्ड एक्सरे बीम थी वो डिटेक्टर तक पहुंची नहीं है, तो वो इन्फॉर्मेशन आपके डिटेक्टर तक गई नहीं है, ठीक है। जो पेरिफरी से जो आपकी एक्सरे बीम्स गई हैं, यहाँ टिश्यू जो था कम था या यहाँ मेटल कम था, तो वो यहाँ से गुजर के फिर भी डिटेक्टर तक पहुंच गई हैं, ठीक है। तो इस एरिया का सिग्नेचर होगा, सेंटर वाली का इतना नहीं होगा, ठीक है। तो दिस आर्टिफैक्ट इज बेसिकली कॉल्ड एज कपिंग। अच्छा, ये जो पिक्चर है दिस इज ऑफ एन एक्सटिंक्शन आर्टिफैक्ट। एक्सटेंशन आर्टिफैक्ट में क्या होता है, एक्सटेंशन आर्टिफैक्ट भी अगेन मेटल या पोस्ट्स या गोल्ड रेस्टोरेशन उसकी वजह से होता है कि आपकी सीबीसीटी की जो मशीन है, अगेन इसके थ्रू जब एक्सरे बीम जाएगी तो देखें ये अगेन इट इज मेटल, ये सारी एक्सरे बीम को अपनी तरफ खींच लेगा, ठीक है। इट विल एब्जॉर्ब ऑल ऑफ इट। तो व्हेन इट विल एब्जॉर्ब ऑल ऑफ इट, तो इट विल सराउंडिंग टिश्यू के लिए इसने कोई बीम छोड़ी नहीं, ठीक है, कि वो उसको वो कर दे, एब्जॉर्ब करे। तो अगर आप इस एक्सरे को देखोगे, स्कैन को देखोगे, तो यू विल थिंक कि ये पोस्ट इसने बहुत ज्यादा केरियस दांत में लगाए, या उसने बहुत ज्यादा पोस्ट को ओवर प्रिपेयर कर दिया है, या इस पोस्ट में शायद इंटरनल रिजॉर्प्शन हो रही है, ठीक है ना। तो सराउंडिंग एरिया जो आपको ब्लैक नजर आ रहा है ना, तो दिस इज कॉल्ड एक्सटिंक्शन आर्टिफैक्ट, के साइड वाले टिश्यू को कुछ वो मिला ही नहीं, कुछ रेडिएशन बीम मिली ही नहीं कि वो एब्जॉर्ब करे या उसको छोड़े के आगे जाए, ठीक है ना। तो दिस इज अगेन बिकॉज ऑफ बीम हार्डनिंग। तो यू कैन जस्ट क्लासिफाई ऑल ऑफ दीज इनटू बीम हार्डनिंग इफेक्ट, ठीक है ना। आप अगर कपिंग और एक्सटेंशन आर्टिफैक्ट में कंफ्यूज हो रहे हो तो जस्ट पुट इट अंडर द हेडिंग ऑफ बीम हार्डनिंग। ये बेसिकली बीम हार्डनिंग की दो मिसालें हैं आपके पास, ठीक है। अच्छा, कमिंग टू द लास्ट वन, पेशेंट मोशन आर्टिफैक्ट्स। तो इसमें जब पेशेंट मोशन होता है तो ऑब्वियसली उसकी वजह से आपको डबलिंग नजर आएगी रिकंस्ट्रक्टेड इमेज में। तो और अगर आप जितना स्मॉलर साइज रखोगे तो उतनी ही ऑफ बॉक्सल साइज रखोगे, अगर आप डिटेल ज्यादा चाहते हो तो थोड़ी सी मूवमेंट भी ज्यादा डबलिंग या मिसअलाइनमेंट कॉज कर देगी, ठीक है। तो इसमें आप क्या कर सकते हो, यू कैन मिनिमाइज दिस बाय ईदर रिस्ट्रेनिंग द हेड ऑफ द पेशेंट, ठीक है, या आप छोटा स्कैन टाइम इस्तेमाल करो, तो उससे मोशन आर्टिफैक्ट कम हो जाता है। तो इसमें अगर आप देख लो इस इमेज ए में, तो आपको दो दो रेमसेस नजर आ रहे होंगे, ठीक है। इस एरिया में भी दो दो रेमसेस नजर आ रहे हैं। यहाँ वर्टिब्रल बॉडीज में भी इस एरिया में देख लें, आपको दो दो वर्टिब्रल बॉडीज यहाँ नजर आ रही होंगी। सिमिलरली हेयर, सिमिलरली हेयर, और यहाँ भी देख लें, यहाँ आपको मैग्जिला एरिया में यहाँ भी आपको डबलिंग नजर आ रही है। और इस केस में यहाँ भी आपको शायद दो दो दांत नजर आ रहे होंगे, एक ये वाला और एक उसके पीछे ये छोटा सा ये वाला, ठीक है।
चलें, thank you very much. That was brings us to the end of session one. If you have any questions, please put them in the chat box. बल्कि I think probably late भी हो रहा है, तो आप इस तरह कर लो कि just put them in the WhatsApp group, and I will try to answer them over there, inshallah. I'm sorry अगर आपको लगा कि I've explained too many things today. It might be an information overload, but this is a very big thing to cover CBCT. तो आई एम ट्राइंग कि अगर इसको मैं 4-5 में रैप अप कर लूँ तो बहुत अच्छी बात होगी, बट मुझे लग रहा है कि प्रॉब्ली ये मंथ ये प्रॉब्ली ले ही का, ठीक है. तो नेक्स्ट सेशन विल बी ऑन एनाटमी इंशाल्लाह. आई विल अनाउंस द डेट प्रॉब्ली ऑन द वीकेंड, के प्रॉब्ली वीकेंड पे ही होगा. एग्जैक्ट टाइम मैं आपको आई लेट यू नो इन अ कपल ऑफ डेज इंशाल्लाह. एंड प्लीज फील फ्री टू आस्क क्वेश्चंस. There's no such thing as a stupid question. I'm sure ये बात मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ, but this is just for the new participants. Don't feel shy. आप अगर आप ग्रुप में नहीं देना चाहते या आपने मुझसे पर्सनली पूछना है, most welcome to ask. Don't feel shy. ठीक है? We are here to learn. I am myself am learning CBCT. मैं खुद भी सीख रहा हूँ, आप लोगों को भी सिखा रहा हूँ, तो शर्माए मत. ठीक है? Feel free to ask whatever that you feel you want to ask. Just drop it in the WhatsApp group, and inshallah I'll let you know about the date for the next session in the group. तो group kindly check करते रहिएगा. ठीक है? चलें. Thank you so much. Take care of yourself and see you in the next session. Allah Hafiz.